पेज नंबर बोले एक बार 199 2 होने वाले हैं बस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तक हो चुका है, 6 करना 5 भी करना 5 करना है। हां क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है CA लिमिटेड हैज लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5:1। मतलब सर लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 1। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 2,40,000। CA माइनस CL ये है 2,40,000। इन्वेंटरी इक्वल्स टू 1,60,000। मतलब कि CA माइनस LA ये होता है जी स्टॉक। यस सर। करंट एसेट और लिक्विड एसेट का जो डिफरेंस होता है वही स्टॉक होता है। तो हमारे पास ये सामने तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्वेश्चन में CA मांगा हुआ, करंट एसेट मांगा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। LA इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ CL। करंट लायबिलिटी का 1.5 गुना कर दिया जाए तो वो लिक्विड एसेट बन जाता है। थर्ड में रखें हाँ जी, इस फॉर्म CA माइनस LA की जगह 1.5 CL, LA की जगह 1.5 CL। अब सर CA माइनस CL एक यहाँ है, CA माइनस 1.5 CL एक यहाँ है। ये दो इक्वेशन बन गई, कंप्लीट मैथ का क्वेश्चन हो गया है। अभी CL निकला, हमें CA चाहिए। टोटल 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें 3 इक्वेशन बना करके दे दी क्वेश्चन ने आधी अधूरी। ये सर LA अपॉन CL मतलब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला 1.5:1। दूसरा हमें दे दी इक्वेशन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, CA नहीं पता, CL नहीं पता। तीसरी इक्वेशन के स्टॉक दे रखा है, स्टॉक हमें पता है करंट एसेट और लिक्विड एसेट का जो डिफरेंस होता है वही स्टॉक होता है, स्टॉक की वैल्यू हमें पता है। तो 3 इक्वेशन है, लेकिन हर एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है। सर इक्वेशन तभी सॉल्व हो पाती है जब सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, लेकिन हर क्वेश्चन में दो वेरिएबल है। तो हमने सीखा है जी मैथमेटिक्स के अंदर अगर दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास इक्वेशन भी एटलीस्ट दो होगी। हमारे पास तो 3 इक्वेशन बड़ी इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली जी LA की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया LA into 1 इक्वल्स टू CL into 1.5। शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना है, क्लास में यूज करो, ध्यान रहे। एग्जाम में अगर MCQ है, बाकी फुल फॉर्म इसकी LA की लिक्विड एसेट है, CL की करंट लायबिलिटी। LA की वैल्यू यहाँ रखी गई। करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस होता है वो स्टॉक होता है। लिक्विड एसेट की जगह 1.5 CL, तो करंट एसेट माइनस 1.5 CL इक्वल्स टू 160। वर्किंग कैपिटल जो होता है वो CA और CL का डिफरेंस होता है। तो ये इक्वेशन है CA माइनस CL, ये इक्वेशन है CA माइनस 1.5 CL, दोनों इक्वेशन साथ में रख दिया हमने। और जब हम साथ में रखते हैं तो सबके साइन चेंज में नीचे वाले इक्वेशन में, तो प्लस वाला है माइनस, माइनस वाला है प्लस, प्लस वाला है माइनस। इसका लूज टूल्स इंक्लूड होते हैं CA में। करंट रेशियो डिपेंड करता है, करंट रेशियो निकाल रहे हैं तो नहीं। वर्किंग कैपिटल में जब हाँ, CA ये तो क्वेश्चन करेंगे अभी आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं है ना अभी, क्वेश्चन करेंगे इसका आएगा। नोट कर लिया इसे भी ने, बढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए जी। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000। करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो 1.2 1.2:1 ये हमारी एसेट टेस्ट रेशियो है। और इसके अलावा करंट रेशियो भी दे रखी है हमें CA/CL
3/1 इक्वल्स टू CA/CL। करंट एसेट और स्टॉक मांगना है, तीन चीजें मांगना है। क्वेश्चन में ये तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है 1.2/1, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है और करंट रेशियो दे रखी है। CA equals to thrice of CL। CA equals to thrice of CL। CA की जगह पर thrice of CL। CL से CL कट जाएगा, 2CL बचेगा, CL से CL कटेगा नहीं। ठीक है, ये CL वेरिएबल है। थ्राइस ऑफ CL में से अगर सिंगल CL कम होगा तो ट्वाइस ऑफ CL होगा। CL की वैल्यू आ गई सर 90,000। तो अगर CL 90 है तो CA तो उसका ट्रिपल है, 2,70,000। 2,70,000। अगर हमें CL पता तो लिक्विड एसेट भी निकल सकती है। यस सर। 90,000 into 1.2 1,08,000। क्वेश्चन क्या क्या मांगा हुआ था? स्टॉक और करंट एसेट। करंट एसेट मांगी थी, वो तो निकल गई। स्टॉक मांगा नहीं, स्टॉक कैसे निकालें? स्टॉक इक्वल्स टू CA minus LA। करंट एसेट और लिक्विड एसेट का जो डिफरेंस होता है वही स्टॉक होता है। करंट एसेट हमने अभी भी सॉल्व कर ली 2,70,000, लिक्विड एसेट भी अभी सॉल्व करी है 1,08,000 और ये आंसर आ जाएगा 1,62,000। दो आंसर है मतलब क्वेश्चन के अंदर। टोटल 2 है, उसमें जैसे आपने 2022 का होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन इसमें 4.5 रेशियो दे रखी है। 4:5। हाँ सॉरी 4:5, लेकिन इसकी 1:2 आएगी, तो फिर ऐसे 1:1 भी रॉन्ग ठीक है। ये भी करंट रेशियो सही आ रही है। हाँ वो तो सही है। न्यूमरेटर में आपने लिया 20,000 वो तो हमने 40 और 25 40 40 1:2 20/40 1:2 आएगा, सही कह रहे हो। चेंज करेंगे जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 199, पेज 199 क्वेश्चन नंबर 2। आंसर में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 4:5 और 0.8:1। इसको कट कर दें और वहां लिख दीजिए 1:2 1:2। पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 7। जो बेसिक चीज हमने करंट रेशियो के लास्ट क्वेश्चन में सीखी थी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दे दी जाए और हमसे ये पूछा जाए कि बताइए इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रेशियो पर, रेशियो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी या अनचेंज्ड रहेगी, तो डिपेंड करता है सर चेंज कहाँ हो रहा है। मुझे बताइए अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ेगी, रेशियो बढ़ जाएगी। अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो कम हो जाएगी, रेशियो कम हो जाएगी। और अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा तो बढ़ जाएगी। तो रेशियो बढ़ जाएगी। ये चीज सबको अच्छे से पता है। मुझे बताइए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो बढ़ेगी। तो सर डिपेंड करता है ना कि न्यूमरेटर बड़ा है ओरिजिनली कि डिनोमिनेटर बड़ा। यस सर। समझ आ रही बात? अगर दोनों जगह सेम चेंज आ रहा है तो आप इंस्टेंट आंसर नहीं दे सकते कि इंक्रीज होगी रेशियो की, डिक्रीज होगी कि नो चेंज रहेगा। ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल रेशियो बिफोर द चेंज रेशियो क्या। अगर ओरिजिनल रेशियो इक्वल है 1:1 है तो नो इंपैक्ट। दोनों जगह प्लस कोई रेशियो में चेंज नहीं, दोनों जगह माइनस कोई रेशियो में चेंज नहीं।
अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो उल्टा होता, दोनों जगह प्लस तो रेशियो में माइनस, दोनों जगह माइनस तो रेशियो में प्लस। अगर न्यूमरेटर छोटा है अगेन दोनों जगह प्लस तो रेशियो बढ़ेगी, दोनों जगह माइनस तो रेशियो कम होगी। डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में, Yes, sir. ऐसा लग नहीं रहा आप लोगों के बेसिस से ये आपको आता है, आपको ध्यान है, याद है। आपने कराया था इतना ध्यान है, हमें ध्यान है ऐसा ध्यान नहीं। पढ़े क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है क्विक रेशियो 0.8:1, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। इस बार पॉजिटिव रेशियो, दोनों जगह प्लस तो रेशियो भी प्लस, दोनों जगह माइनस तो रेशियो भी माइनस। आगे की जो मैंने कहानी लिखी हुई ग्रीन कलर से कॉपी पेस्ट कर रखी है करंट रेशियो वाले टॉपिक से। तो क्विक रेशियो है सर 0.8:1। एग्जांपल मान लेते हैं कि करंट लिक्विड एसेट 80,000 है और करंट लायबिलिटी 1 लाख, ऐसे एग्जांपल माना जाएगा ताकि आंसर 0.8:1 आए। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि मान लीजिए हमने लूज टूल्स खरीदे हैं 2000 रुपए। लूज टूल्स सर इन्वेंट्री के अंदर आता है Yes, sir. लेकिन करंट रेशियो में नहीं आता। पढ़ा था हमने करंट रेशियो वाला टॉपिक, उसमें करंट एसेट्स में हम सारी एसेट्स लेते हैं लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को छोड़ करके, क्योंकि सेलेबल नहीं। तो मुझे बताइए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा या कम होगा या नो चेंज या दोनों? कम हो जाए। कम क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए कम हो रहा। और ये प्लस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लूज टूल्स लिक्विड एसेट होते ही नहीं इसलिए प्लस नहीं हो रहा। कोई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा होगा बिल्डिंग खरीदी है तो कैश तो कम होगा, ऊपर माइनस तो होगा, लेकिन ऊपर प्लस नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग एनसी होती है, नॉन करंट एसेट, लिक्विड एसेट नहीं होती। समझ आ रही है बात? Yes, sir. मुझे बताइए डिनोमिनेटर में क्या करना है, प्लस की माइनस? कुछ नहीं. कुछ भी नहीं करना सर। मैं लूज टूल्स खरीदे हैं पैसे दे करके, ना कोई लायबिलिटी बढ़ी ना कोई लायबिलिटी कम। अब मुझे बताइए न्यूमरेटर में माइनस हो रहा है तो रेशियो बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए जी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इकलौती ऐसी आइटम है जो हमेशा आपको प्रीपेड दिखेगी, क्योंकि एक दिन भी एक्सपायर हो गया ना तो फिर हम वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, एक दिन की डेट निकल जाती है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, इसलिए हमेशा इंश्योरेंस प्रीमियम हर इंसान एडवांस में पे करके चलता है। इसलिए यही इकलौती आइटम है जो आपको हमेशा प्रीपेड में दिखेगी। क्या है एडवांस में सर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ दिया हमने तो करंट एसेट में प्लस करूं क्या माइनस करूं? क्योंकि कैश कम हो गया इसलिए माइनस हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस हो लेकिन सर एसेट भी होता और करंट एसेट होता तो वो प्लस नहीं होगा। सर लिक्विड एसेट में नहीं आता। करंट एसेट के अंदर तो आता है लेकिन लिक्विड एसेट के अंदर नहीं आता। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम करंट रेशियो सॉल्व कर रहे होते तो मैं माइनस भी करता प्लस भी करता। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट तो होता है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं होता, इसलिए माइनस तो होगा लेकिन प्लस नहीं होगा। करंट लायबिलिटी में क्या करूं? सर नो चेंज। कोई चेंज नहीं है सर, कोई ना लायबिलिटी बढ़ी ना कोई लायबिलिटी कम। तो न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो कम हो जाएगी, डिक्रीज आंसर है। यस सर। अगर हम तो इतना करके आना बस डिक्रीज इंक्रीज बस। थर्ड वाले पे आते हैं सर, गुड्स बेच दिए उधार में तो सर इसमें तो प्लस माइनस पक्का होना चाहिए, स्टॉक कम हो जाएगा डेटर बढ़ जाएंगे। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं। क्यों गलत कह रहा हूं? स्टॉक नहीं आता। स्टॉक तो लिक्विड एसेट के अंदर आता ही नहीं, तो स्टॉक बढ़ रहा है या कम हो रहा है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लिक्विड रेशियो पर। लेकिन क्योंकि उधार बेचे हैं तो डेटर वाली सीए बढ़ रही है, डेटर इसके अंदर आता, इसलिए सिर्फ प्लस होगा माइनस। समझ में आ रही है जी चीज? यस सर। सर अगर मैं करंट रेशियो सॉल्व कर रहा होता तो ऊपर प्लस भी करता ऊपर माइनस भी करता। स्टॉक कम हो रहा है और डेटर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस टाइम सॉल्व कर रहे हैं लिक्विड रेशियो, इसके न्यूमरेटर में स्टॉक आता ही नहीं। यस सर। तो स्टॉक इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मुझे कुछ भी नहीं करना इस रेशियो के अंदर, इसलिए माइनस नहीं हो रहा सिर्फ प्लस हो रहा है डेटर वाला। नीचे कोई चेंज नहीं, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ेगी कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। सेल ऑफ गुड्स बता दो इसमें सिर्फ क्रेडिट आने को। हाँ जी इसलिए सेल ऑफ गुड्स। क्वेश्चन में सर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि हमने कुछ उधार में नहीं बेचे कैश में बेचे हैं तो क्या करोगे? सेम आंसर।
भाई डेटर की जगह कैश बढ़ जाएगा, यस सर। दोनों ही लिक्विड एसेट होते हैं, उधार बेचे या कैश बेचे दोनों में ही न्यूमरेटर प्लस तो रेशियो प्लस। सिर्फ इसमें सेल ऑफ गुड्स लिखा है ना, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स लिखा हुआ है सर, कैश भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो क्या मानो, कुछ भी मान लो, सेम आंसर तो रहना है। यस सर। ठीक है ना, हमको जनरल एंट्री करनी है, यस सर। ठीक है। यस सर। पॉइंट नंबर 4, ओनर्ड अ बीपी का, इसकी जर्नल एंट्री कौन बच्चा बताएगा? ये फोर्थ पॉइंट की जर्नल एंट्री कौन बच्चा बताएगा? BP to cash। परफेक्ट आंसर है ये। बीपी टू कैश, डिसओनर का मतलब क्या होता है? बाउंस करना, मेरा चेक बाउंस हो गया, चेक डिसओनर हो गया। ओनर्ड का मतलब बाउंस नहीं हुआ, पे हो गया। तो हमने अपना बिल ओनर करा, मतलब टाइम पर पे करा, मैच्योरिटी पर पे करते, बीपी पे कर दिया। बीपी की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी पे कर दी। बताइए कि न्यूमरेटर में प्लस की माइनस? माइनस। माइनस क्यों कर रहे हो? कैश कैश कम हो गया। डिनोमिनेटर में प्लस की माइनस? माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि बीपी कम हो गया। बीपी एक लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स के अंदर आती है, वो कम हो गई। दोनों जगह माइनस है, तो बताओ आंसर क्या होगा? माइनस। माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस। सर देखो, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो वाली चीज चेक करनी होगी हम। तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, इतना याद करके जा सकते हैं हम घर से। अगर दोनों जगह माइनस, तो रेशियो पे माइनस। या फिर एग्जाम में आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए ये 10,000 है, ये 10,000 है, ये 70,000 और 90,000। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये पहले वाले से ज्यादा आएगा। सर हम खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जाम से। दोनों जगह प्लस आएगा, हाँ दोनों जगह कर सकते हो। दोनों जगह माइनस, तो आंसर माइनस कम आएगा पहले वाले से, मतलब यस सर। ठीक है जी। अगली रेशियो पर आते हैं सर, डेट इक्विटी रेशियो। अंडरलाइन करिए डेट और वहां लिख लीजिए एनसीएल। अंडरलाइन कर लीजिए डेट। डेट वर्ड है, इसमें बी साइलेंट होता है, ठीक है जी। डेट पढ़ना होता है, इसको डेप्थ नहीं। अंडरलाइन कीजिए इक्विटी और वहां लिख लीजिए एसएफ। ये एसएफ क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स। फॉर्मूले का नाम है सर, रेशियो का नाम है डेट इक्विटी। डेट का मैंने मीनिंग लिखवाया एनसीएल और इक्विटी का मैंने मीनिंग लिखवाया एसएफ। ये इकलौती ऐसी रेशियो है जिसका फॉर्मूला बच्चा कोई नहीं भूलता, क्योंकि सर फॉर्मूला नाम ने दे रखा। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब एनसीएल, इक्विटी का मतलब एसएफ। पता कुछ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया सर। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आइटम दे रखी होंगी, आपको ये पहचान चैप्टर 1 में ही करा दी गई है कि आप पहचान कर पाओ कि ये एसएफ है कि एनसीएल है। मान लीजिए लिखाओ एसपीआर, तो बताओ न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? डिनोमिनेटर एसएफ है। यस सर। आपको दिख जाए लोन, एनसीएल डिबेंचर, एनसीएल इक्विटी शेयर कैपिटल, एसएफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एसएफ। इतना अच्छे से पता। मान लेते हैं कि हमारा जो लोन है वो 10 लाख और हमारा जो एसएफ है वो 5 लाख, तो ये रेशियो आ रही है 2:1। 2:1 रेशियो ये इंडिकेट कर रही है कि अगर मेरी कंपनी में 1 रुपया खुद का लगा हुआ है तो 2 रुपया कर्जे का लगा हुआ है। मेरी कंपनी में अगर 1 रुपया खुद का लगा है तो उसका दुगना 2 रुपया कर्जे का लगा है। 1 लाख मान लीजिए एनसीएल है, 5 लाख एसएफ, 0.2:1। अगर मेरी कंपनी में 1 रुपया खुद का है तो 20 पैसा कर देगा। मतलब अगर मेरी कंपनी में 1 रुपया 20 पैसा लगा हुआ है, इसके हिसाब बात करो, अगर मेरी कंपनी में टोटल 3 रुपए लगे हुए हैं तो 1 रुपया खुद का 2 रुपये कर देगा। ये बता रहा है, ये बता रहा है मेरी कंपनी में अगर टोटल 1 रुपये 20 पैसे लगे हुए हैं तो 1 रुपया खुद का लगा है और 20 पैसा कर देगा। सर लोन सुनते ही लगता है कि कंपनी नेगेटिव जा रही है, कंपनी पे कर्जा, कंपनी रिस्क में है। ये बात है सही, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जहां रिस्क होता है वहीं प्रॉफिट होता है।
खुद पर बात लें आप कि अगर आपको कोई बिजनेस करने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, आपका फ्रेंड आपको पैसे देने को रेडी, और वो कह रहा है कि आपकी चॉइस है, एज अ लोन ले लो या मुझे पार्टनर बना लो, तो आप खुद भी लोन प्रेफर करोगे, पार्टनर बनाना नहीं। पार्टनर बनाओगे तो 50% प्रॉफिट वो ले जाएगा। डिविडेंड प्रॉफिट क्यों दो भाई, मैं एज अ लोन लेता हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, लोन चुका दूंगा। समझ में आ रही है बात? यस कंपनी पे लोन होना अच्छा है क्योंकि ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सब्जेक्ट पढ़ेंगे जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं, पैसा लाना सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर, पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और पैसा बांटना डिविडेंड डिसीजन। बेसिक 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके अंदर। पैसा लाना मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर में सिखाया जाता है कि अगर हमारी कंपनी में पैसों की जरूरत है तो पैसा कहाँ से लाया जाए, इक्विटी शेयर से लाया जाए, प्रेफरेंस शेयर से लाया जाए, डिबेंचर से लाया जाए, लोन से लाया जाए, या रिटेन्ड अर्निंग से लाया जाए। मतलब जो प्रॉफिट होता जा रहा है उसको डिविडेंड के रूप में बांटूंगा, उसी को इकट्ठा करते रहो। तो ये 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, कौन सा बेस्ट है ये सोचना। पैसा लगाना कहाँ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उस क्वेश्चन के अंदर हमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए होते हैं, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, कुछ प्रोजेक्ट में प्रोजेक्टेड सेल्स दी होती है, कितनी सेल्स होंगी, कितने खर्चे होंगे अंदाजे पर, तो किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएं, ये चीज दिखाई जाती है। तीसरा डिसीजन डिविडेंड डिसीजन, पैसा बांटना। तो डिविडेंड कितना बांटें, कम बांटें, ज्यादा बांटें, किस हिसाब से बांटें, वास्तविक के कंपैरिजन में कितना बांटें, कॉम्पिटिटर को देखते हुए कितना बांटें, उस चैप्टर में ये चीज सिखाई जाती है। सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस लोन सर कैसे है, तो सुनिए। हम बताइए इनकम टैक्स जो देते हैं वो सेल्स पर देते हैं कि प्रॉफिट पर देते हैं? प्रॉफिट पर देते हैं। मान लीजिए कंपनी में 1 करोड़ रुपए की सेल है और 90 लाख के एक्सपेंसेस हैं, तो सिर्फ 10 लाख का ही प्रॉफिट, 10 लाख पर ही टैक्स जाएगा। तो सर अगर हम लोन लेते हैं, लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट पे करना भी एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसकी वजह से टैक्स भी कम हो जाएगा। ठीक बात है, एक फायदा मिल गया इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पे करने का एक फायदा मिल गया, इस तरह टैक्स भी कम हो जाएगा इससे। ठीक, ड्राइंग्स एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? ड्राइंग्स एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता। कभी देखा पीएनएल में आपने? तो बोलो ना एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस पीएनएल में ही आते हैं। यस सर। पीएनएल में कभी ड्राइंग्स लिखा हुआ? No, एक्सपेंस sir. नहीं होता वो। ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता सर, इट्स अ नेगेटिव कैपिटल। जितना पैसा ओनर ने लगाया वो कैपिटल, जितना पैसा निकाला वो ड्राइंग्स नेगेटिव कैपिटल, एक्सपेंस नहीं होता। ठीक बात है, तो ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता तो इसकी वजह से प्रॉफिट भी कम नहीं होगा। ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट वो भी ड्राइंग्स नहीं होता, वो एक्सपेंस नहीं होता। वो तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के अपोजिट में बताया गया कि जनरली जितना प्रॉफिट होता रहता है ओनर उतना पैसा निकालता रहता है, एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ कभी। कंपनी में डिविडेंड को ड्राइंग्स को डिविडेंड कहते हैं, कंपनी में ड्राइंग्स को डिविडेंड कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप में ओनर जब चाहे पैसा निकाल लेता है, पार्टनरशिप में जब चाहे पैसा निकाल लेता है, कंपनी में जब चाहे नहीं निकाल सकता। एक फॉर्मल सिस्टम है, एक रूट है, उसके थ्रू पास होगा तब उसको पैसा निकालने को मिलेगा। तो है वो ड्राइंग्स ही, उसको डिविडेंड कहते हैं। डिवाइड एट द एंड, इसे उसका नाम डिविडेंड पढ़ाया था। डिवाइड एंड को 2 वर्ड को मिला करके डिविडेंड, ये जो बांटा डिवाइड किया जाता है साल के एंड, इसलिए उसको डिविडेंड। ड्राइंग्स की तरह ये एक्सपेंस तो नहीं है, चीज क्लियर हो पा रही है? यस सर। ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, ओनर अपने पर्सनल काम के लिए पैसा कंपनी से निकाल रहा है तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस नहीं होता। डिविडेंड पे करने से प्रॉफिट कम नहीं होगा, टैक्स कम नहीं होगा, इसलिए ये वाला फायदा नहीं उठा पाएंगे हम डिविडेंड पे करने से, इसीलिए शेयर महंगा पड़ता है और लोन सस्ता पड़ता है। तो लोन अगर सस्ता पड़ता है सर तो कंपनी को ज्यादा शेयर्स ना इशू करके लोन ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि सस्ता इंटरेस्ट पड़ेगा, कम इंटरेस्ट पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बिजनेस के अंदर मान लीजिए 20% का प्रॉफिट है, 10 करोड़ रुपए डालो, 2 करोड़ रुपए हर साल की कमाई होगी। हमारे पास सर 8 करोड़ रुपए रखे होंगे, 2 करोड़ रुपए हमने लोन से ले लिए 12% के इंटरेस्ट रेट पर। 2 करोड़ रुपए लोन से लिए
12% का इंटरेस्ट। अब सोच के देखना, मैं अपने पैसे पे तो पूरा 20% कमाऊंगा और दूसरे के पैसे पे भी 8% कमाऊंगा, है ना? दूसरे के पैसे पे 8% कमा रहा हूँ, अपने पैसे पे तो 20% कमाएगा, तो ओवरऑल मैं अपने पैसे पे 20 से ज्यादा कमा रहा हूँ, क्योंकि 8 ये भी तो मिल गया। समझ पा रहे हो आप? यस सर। इसलिए लोन होना अच्छा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, चीपेस्ट पड़ेगा, टैक्स कम जाएगा, बेनिफिट ही बेनिफिट। बस टेंशन इस चीज की कि रिस्क है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो टेंशन वाली बात। ठीक बात है? यस सर। तो ये माना गया। देखिए लोन, मान लीजिए क्वेश्चन, एक कंपनी की रेशियो जो है वो 2:1, इसको नेगेटिव सेंस में देख सकते हैं कि सर कर्जा कंपनी पे डबल, खुद के पैसे से डबल कर्जा लिया हुआ है, नेगेटिव सेंस में। और इसको देख सकते हैं पॉजिटिव सेंस, लोन बड़ा कम है। लेकिन इसको एक नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हैं, कैसे? सर इस कंपनी की रेपुटेशन डाउन है, से लोन नहीं मिल रहा। जब लोन लेने पे इतना प्रॉफिट होता है, इतना बेनिफिट होता है, तब भी इस कंपनी ने लोन भी मिल गया हुआ, तो इस कंपनी की रेपुटेशन खराब है, क्या उसको लोन ही नहीं मिल रहा। सर इसकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है, खुद के पैसे से भी डबल लोन मिल गया, कंपनी की डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि टैक्स भी कम जाएगा, तो ओनर्स शेयरहोल्डर्स, उसमें शेयरहोल्डर्स कम है, लोन वाले ज़्यादा हैं, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कम लोगों में बटेगा, तो पर हेड ज़्यादा बटेगा। लोन कम है मतलब इसमें मैक्सिमम पैसा खुद का लगा रखा है, ओनर्स का लगा रखा है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, ज़्यादा लोगों में बटेगा प्रॉफिट, तो पर हेड कम बटेगा। इसमें भी कोई फिक्स रूल नहीं है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। कोई ऐसा सोचता है कि भाई मुझे प्रॉफिट भले कम हो जाए, मुझे रिस्क फ्री रहना, तो ऐसी वाली कंपनी प्रेफर करेगा। कोई कहता है कि भाई बिजनेस में तो रिस्क होता ही है, हर जगह पैसा लगा दो, प्रॉफिट अच्छा होगा तो ही मजा है बिजनेस करने का, तो ये प्रेफर करेगा। आइडियल रेशो 2:1 है, जो कि करंट रेशो, आइडियल रेशो 2:1 है, जो कि करंट रेशो। ठीक, बहुत ज्यादा होना, ओवर ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर 3:1 है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया, एक लिमिट में रिस्क लेना चाहिए। अगर 2:1 से कम है तो बहुत कम रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है जी, मीनिंग सही में बताएं, तो थ्योरी क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कैलकुलेट करें डेट टू इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल एसेट इतनी, अंडरलाइन कीजिए टोटल डेट, अंडरलाइन कीजिए टोटल डेट, और वहां लिखिए NCL प्लस CL, NCL प्लस CL। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बता रहा हूं। NCL नॉन करंट लायबिलिटी, CL करंट लायबिलिटी। कुछ में तो लिखिए करंट लायबिलिटी, फटाफट से निकाल दो NCL। यस सर। भाई आपको NCL प्लस CL पता है और CL भी पता है, माइनस करके NCL निकल जाएगा। फटाफट से बता दो NCL कितना है। 1,70,000। ये न्यूमरेटर मिल गया मेरे को। यस सर। न्यूमरेटर मिल गया, ध्यान से बोर्ड पर देखें। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं देखिए, आपकी वो ये पावर चेक कर रहे हैं कि आप इमेजिन कर पा रहे हैं माइंड में कि कौन सी आइटम बैलेंस शीट में कहां आती है। तो देखिए क्वेश्चन में ये तो मेरा न्यूमरेटर है, करेक्ट, और ये है मेरा डिनोमिनेटर, ऐसा ही है। यस सर। तो मुझे यही दो आइटम चाहिए, बाकी आइटम से मुझे मतलब नहीं है इस रेशो। क्वेश्चन में टोटल एसेट दे दी 3,50,000 और इन दोनों का टोटल दे दिया 250 और करंट लायबिलिटी दे दी, तो इन दोनों के टोटल से मैंने ये माइनस करके ये निकाल लिया 1,70,000। अब मुझे लेकिन ये चाहिए और ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा, क्या करूं? लायबिलिटी भी तो सेम ही होगी ऐसे। हाँ जी सर, टोटल एसेट अगर ये है तो टोटल लायबिलिटी भी यही होगी, एसेट लायबिलिटी इक्वल होती है। और अगर टोटल पता है, ये दोनों पता है, तो ये भी निकल जाएगा टोटल में से ये दोनों माइनस करके। ठीक बात है, शुरू हो जाओ सर। सर 1 लाख आ गया। तो सर हमने इक्विटी कैसे निकाला? टोटल एसेट माइनस टोटल डेट।
बढ़ सकते हैं जी आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। डेट टू इक्विटी रेशियो मांगी हुई है, काफी सारे आइटम दे रखी हैं जी। पहली दो आइटम को ऐड कर दूं तो मिल जाएगा न्यूमरेटर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों सब हेडिंग हैं जो एनसीएल के अंदर आती। तो सर न्यूमरेटर हो गया 3 लाख रुपए, यस सर। एनसीएल प्लस सीएल, सॉरी सिर्फ एनसीएल। अब क्वेश्चन में सर एसएफ चाहिए, एसएफ को छोड़ करके सब कुछ दे दिया क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी 50,000, एनसीए 3,60,000, सीए 90,000, एनसीएल हमें पता है 3 लाख, एसएफ चाहिए ये नहीं पता, 1 लाख निकाल सकते हैं जरा। यस सर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल एसेट आ जाएगी, वही टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होगी। टोटल पता है, दो आइटम पता है, बची आइटम निकल जाएगी। ठीक है, यस सर। चलो जाइए फटाफट से। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या बना रहा हूं मैं इसको फॉर्मूला में लिखता हूं ना तो समझ में नहीं आती कुछ कैसे फॉर्मूला आ गया। तो कैसे लिखूं, SF इक्वल्स टू NCA प्लस CA, टोटल एसेट आ गई, ये टोटल लायबिलिटी है, इसमें कितना माइनस कर दूं, माइनस NCL माइनस CL। इसको मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, ये निकालना है तो ये प्लस ये माइनस ये बराबर आ गया। ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा तो यहां से देखो जी, देखो बैलेंस शीट लिख रहा हूं मैं LHS RHS की फॉर्म में। अब बताओ तो कोई दिक्कत नहीं। ये लायबिलिटी साइड 3 आइटम आती हैं, ये एसेट साइड 2 आइटम आती हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। अब इन 5 में से कोई भी 4 आइटम पता हो तो 5 में नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते। बताइए फटाफट, डिनोमिनेटर कितना आया? 1 लाख 1 लाख क्या है? 3:1। बढ़िया जी आगे। यस सर। क्वेश्चन 4 पर आके डेट इक्विटी रेशियो मांगी है। सबसे पहले लिखा हुआ है डिबेंचर्स। बताइए न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा कि इग्नोर कर दें? न्यूमरेटर में आएगा तो ये लोन होता है, लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म वाला होता है, एनसीएल का पार्ट। क्रेडिटर बताइए न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर? सॉरी सीएल होता है। हमारे फॉर्मूले में न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, क्रेडिटर इधर आता है तो ये कहीं भी नहीं आना हमारे रेशियो में। लॉन्ग टर्म लोन्स एनसीएल के अंदर आता है तो इसलिए न्यूमरेटर। शेयर कैपिटल एसएफ के अंदर आता है इसलिए डिनोमिनेटर। रिजर्व फंड एसएफ के अंदर आता है इसीलिए डिनोमिनेटर। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेगेटिव रिजर्व, रिजर्व से सेट ऑफ किया जाएगा उसको। मतलब ये समझ लीजिए हमारे रिजर्व 1,20,000 के थे, एक्सपेंस 20,000 के, अल्टीमेटली मेरा रिजर्व बचा 1 लाख रुपए। एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, उसको हम रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे, नेट करके जो नेट बैलेंस बचेगा रिजर्व का वही लिखेंगे। बताइए न्यूमरेटर कितना हो गया? 12 लाख। डिनोमिनेटर कितना हो गया? 3 लाख। 4:1।
पढ़े जी आगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। डेट इक्विटी रेशियो मांगी है। एसेट साइड की तरफ देखना ही नहीं, एसेट साइड की तरफ देखना ही नहीं। Yes, sir. लायबिलिटी साइड की मुझे बताइए कौन कौन सी आइटम न्यूमरेटर है। Sir, debenture और long term loans. डिबेंचर दो आइटम केवल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। ये दो ही आइटम ऐसी हैं जो एनसीएल के अंदर आती हैं, मतलब मेरा न्यूमरेटर का पार्ट बन गया। 80,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख। डिनोमिनेटर में आने वाली कितनी आइटम है? Sir, 3. पहली 3 आइटम लायबिलिटी साइड की, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। ये पहली 3 आइटम एसएफ का पार्ट। तो न्यूमरेटर हो गया सर 2 लाख और डिनोमिनेटर कितना हो गया? 2,50,000। 4:5 ये ऐसे लिख सकते हैं 0.8:1 जो ऑप्शन में दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में सर 3 रेशियोज मांगी हुई हैं। करंट रेशियो भी बतानी है, डेट इक्विटी भी बतानी है, एसेट टेस्ट रेशियो भी बतानी है। पहले करंट रेशियो पर आते हैं। करंट रेशियो में सर न्यूमरेटर होता है करंट असेट्स, तो एसेट साइड में झांकना पड़ेगा हमें। कौन कौन सी आइटम करंट असेट है सर? लास्ट की 4 आइटम्स, Yes, sir. इन्वेंट्री, डेटर, कैश और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी होते हैं करंट असेट। Yes, sir. हाँ जी, लिक्विड एसेट नहीं होते वो, लेकिन करंट एसेट तो होते हैं। तो लास्ट की 4 आइटम एसेट साइड की ऐड कर दो तो आपको न्यूमरेटर की प्राप्ति होगी। बताओ जी कितना हुआ न्यूमरेटर? So 48,000. 48,000 Yes, sir. डिनोमिनेटर में आता है सर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन कौन सी दिख रही है आपको? Sir, creditors. लास्ट 2 Creditors और provision for tax. क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दोनों ही करंट लायबिलिटी हैं, दोनों डिनोमिनेटर। One ratio. 1:1 आंसर आ गया सर करंट रेशियो का। सेकंड रेशियो मांगी हुई है डेट इक्विटी रेशियो। डेट में आता है एनसीएल, लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटी। ढूंढिए कितनी लायबिलिटी दिख रही है आपको लॉन्ग टर्म वाली? Debenture है. केवल एक डिबेंचर्स। एनसीएल में सिर्फ एक ही लायबिलिटी है, डिबेंचर्स। नोट नहीं कर रहे आप? नोट नहीं कर रहे? करंट रेशियो बता दिया मैंने, देखो नोट नहीं किया आपने। डेट इक्विटी में डेट न्यूमरेटर है, 30,000 रुपए जो डिबेंचर है ये हमारा न्यूमरेटर है। डेट इक्विटी में 30,000 रुपए न्यूमरेटर ऊपर की साइड। डिनोमिनेटर में आता है सर इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। Yes, sir. कितनी आइटम दिख रही है आपको शेयर होल्डर फंड वाली? Sir, एक. 2 आइटम। पहली 2 आइटम इक्विटी शेयर्स 80,000 रुपीस और पीएनएल अकाउंट 12,000। सर ये पीएनएल अकाउंट लिखा है, प्रॉफिट या लॉस तो लिखा नहीं है, तो प्रिज्यूम क्या करोगे? Profit. प्रिज्यूम क्यों कर रहे हो? क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट ही होगा। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड में हमेशा प्रॉफिट होता है। प्रिज्यूम नहीं कर रहे हम, क्वेश्चन में गिवन। अगर बैलेंस शीट के फॉर्म में ना होता क्वेश्चन, अलग से लिखा होता स्टेटमेंट की फॉर्म में कि ये शेयर कैपिटल है, ये पीएनएल, तो प्रिज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट होगा। तो डिनोमिनेटर हो गया सर 92,000, 80,000 और 12,000। तो सर हमारा न्यूमरेटर हो गया है 30,000, डिनोमिनेटर हो गया है 92,000 और आंसर आ गया है 0.33:1। कोई समस्या नहीं किसी को? No, sir. थर्ड रेशियो पर आते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। तो जब करंट रेशियो का जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. करंट लायबिलिटी करंट रेशियो का भी डिनोमिनेटर है, करंट लायबिलिटी एसिड टेस्ट रेशियो का भी डिनोमिनेटर। Denominator. मुझे बताइए लिक्विड एसेट के लिए मैं कौन कौन सी आइटम लूं? कितनी आइटम है टोटल? Debtor और cash. केवल 2 आइटम है, Inventories और डेटर और कैश। इन्वेंट्री नहीं, डेटर और कैश। नहीं सर, वो पहले निकालने के लिए लिक्विड एसेट। वही कह रहा हूं, डेटर और कैश। केवल 2 आइटम लेंगे, डेटर और कैश। 9,000 और 13,000. 13,560।
इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, जो आपने टोटल करंट एसेट निकाली है उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माने वो लॉन्ग रूट चलेगा, दोनों एक है ना, दोनों आंसर सेम ही आना। टोटल करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करो, या फिर केवल दो ही आइटम ऐड कर लो, डेटर और कैश, दोनों से सेम ही आंसर आना। सेवेंथ क्वेश्चन जी, when debt equity ratio is 2:1, ध्यान रहे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, उस हिसाब से आंसर देना है। पहले में लिखा हुआ है सर डिबेंचर रिडीम कर दी, एनसीएल कम, कम हो जाएंगे। न्यूमरेटर कम, तो रेशियो भी कम। इंक्रीज हो, हाँ जी, रेशियो इंक्रीज हो, कैसे? क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं ना। इक्विटी क्यों माइनस, एसएफ क्यों माइनस होगा? समझे ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ये हमारा न्यूमरेटर है एनसीएल और ये हमारा डिनोमिनेटर है एसएफ। हमें सिर्फ इन दो आइटम से मतलब है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने डिबेंचर रिडीम कर दिए, ये कम होगा और ये कम होगा ना, यस सर। पैसा कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। तो अगर न्यूमरेटर कम होगा तो रेशियो कम हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, सर हमें पता है प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है। डेटर प्रपोज कर रहे हैं मतलब एजीएम में रखेंगे सामने सबके कि हम इतना डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं, ये हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है जीरो हो जाए। जब एजीएम हो जाएगी तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो डिक्लेयर करते ही हमारी लायबिलिटी बन गई, विद इन 7 डेज पे करना होगा, तो बिफोर 12 मंथ्स है इसलिए करंट लायबिलिटी होगी। तो अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर पे कर रहे हैं, अपनी करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो मुझे बताइए जी सीए कम और सीएल कम होगा? यस सर, नो चेंज। सीए कम होगा, सीएल कम होगा? नो चेंज। नो चेंज। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी, क्या कॉन्सेप्ट है जी? देखिए सर, डिवेंचर लोन की तरह है। जब डिवेंचर हम इशू करते हैं तो हम लोगों को ये कमिट करते हैं कि जब भी पेमेंट का टाइम आएगा तो आपको 10 साल के बाद जो भी टाइम लिखा हुआ उस अंदर तो पेमेंट कर देंगे। ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है। एक और कैटेगरी होती है, क्योंकि जो हर इन्वेस्टर है ना वो कंपनी के डिवेंचर नहीं शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। तो कुछ डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स, तो उसे कोई लेने को रेडी नहीं, क्योंकि सबको शेयर्स चाहिए। कंपनी कहती है डिवेंचर ले लो, 10 साल के बाद 10 साल के बाद किसी को शेयर बना देंगे, अब लोग लेने को रेडी हो जाएंगे। दिस इज कन्वर्जन, डिवेंचर कन्वर्ट करते हैं शेयर्स। ये हमारे कोर्स में हुआ करते थे, उसके क्वेश्चंस चैप्टर जो 11 है बुक 2 में, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो रिडीम हो उसमें कन्वर्जन वाला टॉपिक जो है ये हमारे कोर्स में हुआ करता था कुछ साल पहले तक, अब डिलीट हो गया। हाँ जी, रिडीम हो गया, फिर डिविडेंड रिडीम हो जाएंगे, डिवेंचर तो खत्म हो गई ना, इसको रिडम्पशन ही बोलेंगे। रिडम्पशन का वन ऑफ द मेथड है रिडम्पशन का। तो मुझे बताइए जी कहाँ क्या चेंज आना चाहिए? डिवेंचर कम हो गए और शेयर्स बढ़ गए, ना पैसा आया ना पैसा गया, यहाँ कुछ चेंज करूंगा, समझ आ रही है बात? यस सर। डिवेंचर्स वालों को पैसे नहीं दिए ना पैसे ले रहे हैं उनको हम कह रहे हैं भाई आपका रिडम्पशन का टाइम आ गया, अपना डिवेंचर सर्टिफिकेट ले आओ और शेयर सर्टिफिकेट ले जाओ। डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट करते हैं, डिवेंचर कम हो गए शेयर्स बढ़ गए, डिवेंचर कम हो गए शेयर्स बढ़ गए। तो सर न्यूमरेटर कम हो गया रेशियो कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ गया रेशियो और कम हो जाएगी, अल्टीमेटली रेशियो डिक्रीज ही होगी। यस सर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर वर्थ 5 लाख। सेम पॉइंट है, पहले वाले में हम डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम डिवेंचर वालों को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम बात हो गई कि डिवेंचर कम हो रहे हैं और शेयर्स बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर कम हो रहा है रेशियो घटेगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है रेशियो फिर से घटेगी, तो रेशियो घटनी है अल्टीमेटली। क्लियर हो गई जी बात? चलिए इतना करते हैं आज।